तो यहाँ पे रो एचलन फॉर्म के बारे में बताया गया है। रो एचलन फॉर्म क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज इन रो एचलन फॉर्म इफ देयर आर थ्री कंडीशन। ये तीन कंडीशन जब पूरी होंगी तो उस मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में कहते हैं। देखिए, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री इज 1। किसी भी मैट्रिक्स में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको कहते हैं लीडिंग एंट्री, और ये होना चाहिए 1। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, उस मैट्रिक्स का अगर पहली एंट्री 1 है, उसके बाद कुछ भी हो तो हमें पहली एंट्री से मतलब है। अगर इसके पहले कोई जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली नॉन जीरो एलिमेंट कह रहा है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट वो 1 होना चाहिए। अगर इसके पहले 2 है तब ये रो एचलन फॉर्म में नहीं होगी। अगर 0 है तो चलेगा, या 1 है सिर्फ तो भी चलेगा। पहला कंडीशन कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री इज 1। किसी भी रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होती है वह लीडिंग एंट्री कही जाती है, और यह 1 होनी चाहिए पहले कंडीशन के अनुसार। दूसरा कंडीशन कहता है कि ईच लीडिंग एंट्री इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। ईच लीडिंग एंट्री इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी रो की जो लीडिंग एंट्री 1 होगी वो अपने पहले वाले रो के राइट साइड में होगी। जैसे यहाँ पर दूसरा रो है, इसमें जो पहली लीडिंग एंट्री जो 1 है यह इसके ऊपर वाले रो के राइट साइड में है। अगर ये इसके नीचे आ जाए या इसके पहले आ जाए तो यह रो एचलन फॉर्म में नहीं कही जाएगी। रो एचलन फॉर्म में तभी होगा जब पहली एंट्री का पहले रो का जो लीडिंग एंट्री है और जो वह लेफ्ट में होना चाहिए दूसरे रो के लीडिंग एंट्री के से। अगर दूसरे ऐसे ही सब्सिक्वेंटली जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे जो लीडिंग एंट्री 1 है वो राइट साइड शिफ्ट होती जाएगी। ये कुछ ऐसे दिखेगा। गॉट द पॉइंट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन कहता है कि रोज विद ऑल जीरो एलिमेंट्स इफ एनी और बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। अगर किसी रो में सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वह सभी रो जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है सबसे नीचे होगा, यानी कि रोज विद जीरो एलिमेंट्स should be the below most row from the matrix। जैसे हमने ये मैट्रिक्स बनाई थी, अब हम मान लेते हैं कि एक रो आ गई जिसमें सभी जीरो हैं, तो ये सबसे नीचे होना चाहिए। जो भी नॉन जीरो एलिमेंट वाले रो हैं वो इससे ऊपर होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो उस मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में कहते हैं। फिर से देख लीजिए, पहला है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट की पहली एंट्री है लीडिंग एंट्री वो 1 होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि जो भी 1 लीडिंग एंट्री है वो अपने प्रीवियस रो के राइट साइड में होनी चाहिए, उसके नीचे या लेफ्ट साइड में नहीं। और तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर कोई नॉन जीरो रो है जिसमें कोई जीरो रो है जिसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है तो वो रो अपने नॉन जीरो एलिमेंट वाले रो से नीचे होने चाहिए, यानी सबसे बिलो होनी चाहिए, सबसे लास्ट की रो होनी चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन है जो ये कहता है कि फॉर ए नॉन जीरो रो द लीडिंग एंट्री इन द रो इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। तो ये हो जाएगी रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, RREF। रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कही जाएगी कि अगर जो लीडिंग एंट्री 1 है वो अपने कॉलम में इकलौती एंट्री हो, कोई और एंट्री ना हो। जैसे इस कॉलम में वो 1 है बाकी सब 0 हैं। ओके, इस कॉलम की लीडिंग एंट्री 1 है बाकी सब 0 हैं, तो ये होता है रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म, RREF।
दोनों में अंतर ये है बस। इक्लोन फॉर्म तो सभी होंगे जो इस तीनों कंडीशन को पूरे करेंगे, जो चौथी कंडीशन को भी पूरा करेगा वो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में कही जाएगी मैट्रिक्स। मतलब कि जो लीडिंग एंट्री 1 है उसकी कॉलम को अगर देखें तो ऊपर नीचे सारे जीरो होने चाहिए, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जो भी मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में होगी उस मैट्रिक्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वो मैट्रिक्स या तो हो सकती है ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में या ए एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो लेट्स मूव। Let Ax is equal to B be a system of linear equation and suppose A is in reduced row echelon form. Suppose for some I, the ith row of A is 0 row but Bi is not equal to 0, then the system has no solution. Okay? हमने दो कंडीशन देखा कि यदि कोई मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में है, ये हो गया रो एक्लन फॉर्म, ओके, इज इक्वल टू एनीथिंग, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहां पर होगा आपका x1 x2 xn जो भी, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर इसमें कोई रो है जो टोटल जीरो है लेकिन इसकी वैल्यू समथिंग है जो कि नॉन जीरो है, देन इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट्स हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अगर कोई रो उसमें जीरो है और उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू है बी आई, वो अगर नॉन जीरो है तो इस मैट्रिक्स के कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ओके ओके, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में बनाना हो तो हमें और क्या कंडीशन चाहिए, इसमें जो भी लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर नीचे सारा जीरो होना चाहिए, यानी कि ये 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 सब जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में कही जाएगी। तो हमने दो कंडीशन देख लिया, एक कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और दूसरे कंडीशन में नो सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। Let Ax is equal to B be a system of linear equation and suppose A is in reduced row echelon form. Assume that for every 0 row of A, the corresponding entry of B is also 0. Means if the ith row of A is 0, then so B is also 0. If the ith column has the leading entry of some row, we call xi a dependent variable. If the ith column does not have the leading entry of some row, we call xi an independent variable. What it is saying? It is saying that let's have a matrix in reduced row echelon form. So 0, if it will be 1, then this will be 0 and this will be 0. So it will be x1 x2 x3 and x4. तो ये कह रहा है कि if the ith column has the leading entry of some row, ये ith कॉलम का लीडिंग एंट्री है, ये रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में कह रहा है बात, भाई ये ध्यान रखना, रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स होगी तभी ये बात कह सकते हैं, एक्लन फॉर्म में नहीं। So if the ith column has the leading entry of some row, we call xi a dependent variable. यहाँ पर x1 हो गया वो डिपेंडेंट हो गया, x2 में भी लीडिंग एंट्री है तो x2 भी हो गया डिपेंडेंट,
x3 जो कॉलम है इसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x4 हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही होता है क्योंकि इसमें लीडिंग एंट्री है। तो लीडिंग एंट्री वाली जो कॉलम होगी उसकी करस्पॉन्डिंग जो xi होगी वो डिपेंडेंट होगी, और लीडिंग एंट्री नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो xi वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे किसी भी ax इज इक्वल टू बी अगर है तो, और अपने रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में है तो, असाइन आर्बिट्री वैल्यूज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था उसको कोई आर्बिट्री वैल्यू यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू असाइन कर दो। फिर फॉर ए डिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज ए यूनिक इक्वेशन इन विच इट अकर्स। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोई यूनिक इक्वेशन बन जाएगी like that, all other variable in that equation are independent variable and thus have values assigned। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको कुछ वैल्यू असाइन कर दो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हेंस वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग द असाइन्ड वैल्यू फॉर द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द इक्वेशन। The obtained value for xi give a solution to the system. In fact, every solution is obtained in this way। इससे हम कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं और एक मिनी सोल्यूशन होगा, टोटल सिस्टम का मिनी सोल्यूशन होगा। इफ a is in reduced row echelon form, this easy procedure provides us with all the solutions of ax is equal to b। okay,